दोस्तों, आज पेश है नसीब का खेल। ये एक और चित्र है दोस्तों। बहुत समय पहले की बात है। हरियापुर गांव में एक हरिदत्त नाम का किसान रहता था। वह गांव में उसकी पर्याप्त जमीन थी, जिस पर खेती बाड़ी कर आसानी से अपनी पत्नी लाजवंती के साथ सुखमय जीवन व्यतीत करता था। वह लाजवंती आपकी तिथाई की फसल तो बहुत अच्छी हुई है। हाँ स्वामी, सब ईश्वर की कृपा है। और फिर उस दिन किसान हरिदत्त खुशी से का ठिकाना न रहा। लाजवंती ने उसे खबर सुनाई, स्वामी, एक शुभ सूचना है, इन दिनों मैं गर्भवती हूँ। आह भगवान, यह खबर सुनकर तुमने मेरे मन की तबीयत खुश कर दी। और समय बीतने के साथ ही किसान की पत्नी जुड़वा बच्चे को जन्म दिया। हे भगवान, तेरा लाख लाख शुक्र है जो तुम मेरे आंगन में एक साथ साथ दो दो फूल खिलाए। इनका नामकरण समारोह पूरे गांव का भोजन करवाऊंगा। आज स्वामी वाकई बहुत खुश है। ईश्वर इनकी खुशी हमेशा बनाए रखे। और किसान हरिदत्त ने बच्चों का नामकरण के दिन वाकई पूरे गांव को भोजन का निमंत्रण दिया। बधाई हो हरिदत्त, बधाई हो बहन। और शुभ मुहूर्त गांव वाले पंडित सेवक राम हवन आरंभ किया। ओम नमः शिवाय, ब्रह्मा ये विष्णु है। और हवन आदि के बाद पंडित राम श्रवण बच्चों की जन्म पत्री बनाई। जन्म पत्री बनाने के बाद पंडित राम सुमर बड़बड़ाता हुआ बोला, ओह कैसी विचित्र बात है। एक समय में एक ही माँ की कोख में दो बच्चों का बिल्कुल अलग 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 भाग्य तो सबका ही होता है पंडित जी। बात तुम्हारी ठीक है मुखिया। हर इंसान का भाग्य अलग अलग होता है, लेकिन भाग्य में ये विचित्र है। जिक्र के काबिल जिक्र के काबिल। हाँ, क्योंकि इन दोनों के भाग्य में बड़ा लड़का तो आपकी गोद में है, तो उसका नाम मेरे द्वारा तैयार की गई जन्म पत्री के अनुसार गौतम रखा जाना चाहिए। और बड़ा होकर ये एक दिन राजा बनेगा और माँ बाप का नाम खूब रोशन करेगा। ओहो, हमारा बेटा राजा बनेगा, वाह वाह। हरिदत्त का बेटा बड़ा होकर राजा बनेगा, लेकिन छोटा बेटा गोविंद ही हरिदत्त की पत्नी की गोद में है। बड़ा होकर एक कुकार डाकू बनेगा। नहीं, हाँ, एक दिन अपने भाई के हाथों मारा जाएगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता पंडित जी। भला एक भाई अपने भाई की हत्या कैसे कर सकता है। यह झूठ है पंडित जी, तुम्हारी जो चीज़ झूठ है। निकल जाओ यहाँ से, मेरे घर से। हरिदत्त सच्चाई जानने के बाद उत्तेजित होकर, तुम मुझे इस मेरी विद्या को झूठा कहकर मुझे अपमानित कर रहे हो। कर तो सकते हो, लेकिन अपने बच्चे का भाग्य नहीं बदल सकते। होनी तो होकर रहेगी, कहकर पंडित जी सेवकराम के हरिदत्त के घर से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद हरिदत्त बिगड़े हुए मिजाज को देखते हुए गांव वालों ने बहुत लोगों को बिना भोजन किए धीरे धीरे गांव से खिसकने लगे। आओ नन को जाए, चल जाए। अच्छा भाई, भोजन की इच्छा अब नहीं है। और गांव वाले के जाने के बाद झूठ बोलता है पंडित, ऐसा नहीं हो सकता। एक भाई के हाथों दूसरे भाई का खून होने होने दूंगा। मैं ये साबित कर दूंगा कि राम सेवक झूठा है, उसकी दोषी झूठी है। लेकिन फिर भी पंडित ने विचित्र भविष्यवाणी सच हो गई तो खामोश। मैंने कहा ना लाजवंती, ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगा, कदापि नहीं होने दूंगा। हाँ, लगता है इनके दिमाग में कोई ऐसी योजना बनाई है भविष्य में अपने दोनों बेटों को एक दूसरे सुरक्षित रहे। हाँ, मैंने अपने छोटे पुत्र को सात समुंदर पार उसके चाचा के यहाँ छोड़ने जाऊंगा। इस तरह मेरा बेटा कभी अपने बड़े भाई तक पहुंचेगा पहुंच सकेगा और पंडित राम सेव की भविष्यवाणी झूठी हो जाएगी। हाँ स्वामी, ऐसा ही करे। इस तरह कम से कम एक भाई दूसरे भाई की हत्या तो नहीं होगी। और समय बीतने के साथ साथ हरिदत्त के दोनों बेटे 5 वर्ष के हो गए। तो एक दिन लाजवंती में कीर्तिनगर के बंदरगाह पर मेरे मेरे जानकार का व्यापारी जहाज सात समुद्र पर विद्या नगरी रवाना होने वाला है। मैं अपने छोटे भाई के किशन दत्त के जहाँ किशन दत्त रहता है, मैं सोच रहा हूँ क्यों न आज ही उसी जहाज में गोविंद को लेकर विद्यानगरी चला जाऊँ। कुछ ही दिनों बाद किशन दत्त वहाँ यहाँ बिताने के बाद छोड़ने के गोविंद को छोड़ कर लौट आया। अरे ठीक ठीक है स्वामी देवर जी से कहना मेरे गोविंद का पूरा ख्याल रखिए और माँ बाप का प्यार कभी
कभी महसूस न होने दे। और कुछ देर बाद हरिदत्त गोविंद के साथ बंदरगाह पर पहुंचा। बापू, वो बड़ा सा क्या है, जहाज है बेटा। और शाम को ही जहाज में विदिशा नगरी की ओर रवाना हो गया। फिर कई दिन समुद्री यात्रा के बाद जहाज विदिशा नगरी की बंदरगाह पहुंचा। हरिदत्त, मुझे अपने व्यापार के लिए यहाँ कुछ 10 दिन रुकना है। ठीक 11वें दिन यह जहाज बंदरगाह को छोड़ कर नगर कीर्तिनगर की ओर चल देगा। 10वें दिन आ जाना। ठीक है सेठ जी, मैं 10वें दिन यहाँ आ जाऊँगा। और विदिशा नगरी में एक दिन पैदल की यात्रा के बाद हरिदत्त तारापुर नामक गांव अपने भाई किशन दत्त के यहाँ पहुंचा। वैसे देखते ही प्रशंसा से अरे मेरे भाई हरिदत्त, जीते रहो। और विदिश तभी किशन दत्त की पत्नी माला वहाँ पहुंची। प्रणाम जेठ जी, सदा सुहागिन रहो। और फिर भोजन के दौरान, आप बताइए भाई, अचानक यहाँ कैसे आना हुआ? भाभी कुशल है? बाकी सब ठीक है भाई किशन, लेकिन मैं तुम्हारे लिए एक जिम्मेवारी भरा कार्य सौंप के जा रहा हूँ। आज्ञा करे भाई। तुम हरिदत्त तुम हरिदत्त ने केवल जिम्मेवारी के विषय में बताया, बल्कि पूरी बात भी बता दी। पूरी बात सुनने के बाद, जेठ जी, आप बेशक बेशक मजबूर होकर गोविंद को छोड़ने आए हैं, लेकिन मैं खुशी हूँ। इसी बहाने भगवान ने गोविंद को के रूप में मुझे एक बेटा दे दिया। वाकई भैया, मेरे लिए यह खुशी की बात है, वरना मैं इस गांव के वैद्य से यह बात है माला बांझ है, और मैं सोचे बैठा था हमारे नसीब में औलाद का प्यार नहीं है। हाँ जेठानी, अब गोविंद अपनी औलाद की तरह पालेंगे। धन्यवाद बहू। तुम लाजवंती को यहाँ 7 समुंदर पार रहने गोविंद की चिंता नहीं रहेगी। लेकिन किशन, तुम दोनों को इस बात का विशेष ध्यान रखना, गोविंद को कभी यह पता न लगने पाए कि निकटवर्ती कीर्तिनगर में रहता हूँ था या रहता हूँ है। हम इस बारे में कभी कुछ नहीं बताएंगे। और इसी तरह हरिदत्त अपने छोटे भाई किशन दत्त के यहाँ छोड़कर 11वें दिन समुद्री यात्रा पर वापस कीर्तिनगर के लिए रवाना हो गया। अब मैं पूरी तरह संतुष्ट हूँ। पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि पंडित राम सेवक मेरे बच्चों को कभी भविष्यवाणी कभी सच नहीं होगी। और फिर अपने गांव में लौटकर हरिदत्त गौतम पत्नी के साथ चिंतित रहने लगी। वाह वाह बेटे, कमाल कर दिया, दौड़कर अपने माँ बापू को हरा दिया। आखिर बेटा किसका है? बेटा तो मेरा है। नहीं नहीं, यह बेटा मेरा है। माँ बापू तुम लड़ते क्यों हो? बेटा तो मैं तुम दोनों का हूँ। वाह वाह, खुश करने वाली बात है बेटे। और फिर गौतम 8 वर्ष की हुआ तो हरिदत्त ने लेकर आचार्य सुधाकर के पास पहुँचे। आचार्य प्रणाम। प्रणाम आचार्य जी, आप बेटे की गौतम की शिक्षा दीक्षा हेतु अपने पास ले आया है। हरिदत्त गौतम के आश्रम में छोड़कर जल्दी ही वापस लौट गया। और तब आचार्य सुधाकर राव उसे विद्यामन कराया और साथ में अस्त्र और विद्या और घुड़सवारी का अभ्यास करवाया। वाह गौतम, वाकई तुम मेरे होनहार शिष्य हो। इस तरह हरिदत्त बड़ा भाई गौतम आचार्य सुधाकर की तरह तरह शिक्षाएं प्राप्त करने लगा। उधर 7 समुंदर पार विदेश में डाकू शेरा उन्हीं दिनों तारापुर गांव में मार मचाई हुई थी। हा हा हा, सबको मार डालो, सारी दौलत उठा लो। नहीं नहीं दुष्ट, हमें मत मारो। यह तिजोरी की चाबी और सारी दौलत ले लो। हा हा, दौलत शेरा की कमजोरी है और खून बहाना उसका शौक। और फिर डाकू किशन किशन दत्त के यहाँ पहुंचा। हा हा हा, लूट लो सारी दौलत। तभी वाह, मजा आ गया डाकू, मजा आ गया डाकू जी। अब हम भी यह खेल खेलेंगे क्या? आह, मजा आ गया डाकू जी, हम भी यह खेल खेलेंगे क्या? अगली पल, तो तू यह खेलेगा बच्चा? हाँ डाकू जी। तो फिर आओ मेरे साथ, तुम्हें खेल खेलने का पूरा मौका देंगे। और इस तरह किशन का माल खून
और इस तरह किशन दत्त का माल और खून करके दौलत दौलत लूटने के बाद डाकू शेरा गोविंदा को अपने साथ अड्डे पर ले चला। वह घोड़े पर बैठे, मजा आ गया। और 8 वर्ष बाद, यानी जवानी की दहलीज पर पूरा कदम रखने पर गोविंद विदिशा नगरी में डाकू शेरा का बड़ा आतंक मच गया। हाँ, मार डालो इन व्यापारियों को, मारने के बाद ये दौलत हमारी है। खचाक खचाक, शाबाश बब्बर शेर। और उधर गौतम अपनी शिक्षा पूरी करके घर लौटा। एक दिन, माँ आखेट के लिए जा रहा हूँ। अरे गौतम, सुबह सुबह कहाँ चले बेटे? और देखते ही देखते गौतम घोड़ा दौड़ाया और नजरों से ओझल हो गया। अरे लड़का, यह लड़का तो एक पल भी चैन नहीं बैठता। कुछ भी हो लाजवंती, गौतम जब घोड़े पर सवार होता था राजकुमार की तरह लगता है। हाँ, यह तो है। और उधर गौतम जंगल में पहुंचकर शिकार की तलाश में भटक रहा था कि एक अचानक तलवार की आवाज़ सुनी। चौंका। अरे यह क्या? लगता है आसपास कोई तलवार बाजी हो रही है, जरा देखूं। फिर उसने आगे बढ़कर एक विचित्र दृश्य देखा। ओ यह तो महाराज इन नकाबपोशों से बुरी तरह गिरे हैं। और हा हा, कुल कुलप्रीत सिंह, अब तू बनने के लिए तैयार हो जा। और तभी, नहीं दोस्तों, मेरे जीते जीते ऐसा नहीं हो सकता। कौन हो ये युवक जो मेरी मदद करना चाहता है? कौन हो तुम? दुश्मनों का दोस्तों का दोस्त और दुश्मनों का दुश्मन गौतम। अगर अपनी जान प्यारी है तो भाग जा यहाँ से, वरना तुम मैं तुम सबको जान बचाकर भागने का मौका देता हूँ। मेरे 5 गिनने तक यदि तुम लोग यहाँ से नहीं गए तो अपनी मौत के जिम्मेवार खुद होगे। 1 2 3, साथियों खत्म कर दो इस सलामदादी को। और 4 5। और फिर 5 गिनती खत्म होने के बाद गौतम नगा पोसों पर बिजली की तरह टूट पड़ा। दोस्तों, अब तुम्हें एक भी जीवित नहीं बचेगा। चाक चाक, आह आह। और राजा एक मृत नकाबपोश उतार और दुश्मनों से भिड़ गया। पता नहीं नकाबपोश कौन है, मुझे क्यों मारना चाहते हैं? और फिर देखते देखते गौतम कुलदीप एक एक करके सभी नकाबपोशों को मार दिया। फिर, धन्यवाद गौतम, अगर तुम समय पर नहीं आते तो आज जीवित न बचते। वो तो ठीक है महाराज, लेकिन यह नकाबपोश कौन थे? आपकी जान लेना क्यों चाहते थे? ये तो मैं भी नहीं जानता ये कौन है और मेरे जान क्यों लेना चाहते हैं। स- खैर, इनके चेहरे देखूं, शायद कुछ अंदाज़ा हो क्यों मेरी जान के दुश्मन बने पड़े हैं। और फिर राजा ने नकाब उठाया। नकाब देखते ही उसके चेहरा जड़ होकर रह गया। और अगले ही पल, ओह, ये तो बेहोश होकर गिर पड़े। और गौतम ने बेहोश राजा को घोड़े से लाद कर झरने के पास ले आया और चेहरे पर पानी के छींटे मारे। पता नहीं महाराज की चेतना क्यों खो के बैठे। थोड़ी देर बाद राजा की आंखें खोली और मुंह से बोलना फूटे। केवल एक तक सुनने की ओर घूर रहे थे और आंखों में आंसू बहा रहे थे। महाराज, यह आपने क्या हो गया? आप कुछ बोलते क्यों नहीं? और कुछ काफी प्रयत्न के बाद राजा की दशा में कोई सुधार नहीं आया। राजा को घोड़े पर लादा और घोड़े की लगाम पकड़कर कीर्तिनगर की ओर चल दिया। लगता है राजा महाराज को गहरे सदमे के कारण अपने बोलने की शक्ति खो बैठे हैं। और फिर राजा कुलदीप कीर्तिनगर के महल में पहुंचा और मंत्री व अन्य मंत्रियों के साथ प्रश्नों की बौछार कर दी। यूं कि तुम कौन हो और महाराज को इस हालत में का जिम्मेवार कौन है? बताओ महाराज को क्या हुआ? महाराज आखेट खेलने के लिए निकले थे, अच्छे भले थे। मैं इनके साथ सारे अब इनके साथ इनके सारे प्रश्न हैं। बोलो इनकी यह दशा कैसे हुई? गौतम पूरी बात बताई। मेरे ख्याल से महाराज की दशा नकाबपोश युवक का चेहरा देख कर हुई है। कौन था वे? हो सकता है युवक। अगले ही पल सेनापति समन सिंह व राजवेद को बुलाइए और महाराज का उपचार करवा और युवक के साथ जंगल में जाकर उन लोगों की शिनाख्त करें। उन्होंने उन्होंने महाराज की जान लेने की कोशिश करी है, शायद वो कोई रहस्य का पर्दा हो। जी मंत्री जी। और कुछ देर बाद महाराज की हालत इस युवक के चेहरे देखने को हुई है। आप और जैसे ही सेनापति नकाबपोश का चेहरा नजदीक पहुंचा और चौंक पड़ा। यह तो राजकुमार हरप्रीत की लाश है। और कुछ देर बाद, तो राजकुमार हरप्रीत पूरी मित्र मंडली
है। उसका मतलब राजकुमार अपने साथियों के साथ महाराज की हत्या करना चाहते थे। तो बात ये समझ में आई, महाराज को यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और शिनाख्त पूरी होने के बाद कीर्तिनगर की ओर लौट पड़े। सेनापति जी, अब वाकई कोई बेटा अपनी सीमा नीचे गिर सकता है। आपने जन्मदाता के प्राण लेने की सोचे। हाँ, युवराज हरप्रीत की दुष्ट प्रवृत्ति के लोग नीत कमीनी हरकत कर सकते हैं, लेकिन राजकुमार ने महाराज की हत्या क्यों करनी चाहिए? आज से 5 दिन पहले महाराज मेरे दरबार में राजकुमार और उसके साथियों को देश निकाला देने की सजा दिए जाने के बाद राजकुमार मन ही मन बदले की भावना जागी होगी। लेकिन महाराज राजकुमार को देश निकाला क्यों सजा दी? बताता हूँ। वैसे महाराज राजकुमार के प्रति हमेशा चिंतित रहते थे, क्योंकि राजकुमार जवानी में कदम रखते ही बह गए थे। वह हर समय अपने मित्रों मंडली के साथ रंगरास में मगन रहते। वाह, मजा आ गया, नाचो कामनी। और हालांकि महाराज बहुत प्रयत्न किया, लेकिन किसी तरह सुधारने में उसकी हालत और बिगड़ता चला गया। और आज से 4 दिन पहले की बात है। बड़े दरबार में दुआई हो महाराज, दुआई हो। उसके साथियों ने मेरी जवान पुत्री अर्चना को राह चलते उठा लिया। महाराज, गरीब के साथ अन्याय किया है। यह तो यह तो कपड़े का मशहूर व्यापारी दीनदयाल है। ओह राजकुमार की यह मजाल! तुम फिक्र न करो दीनदयाल, तुम्हारी बेटी हमारी बेटी के समान है। हम उसकी खोज अवश्य करवाएंगे। अपने बेटे को उसकी करने की कठोर सजा देंगे। और फिर कुछ समय बाद सैनिकों राजकुमार के मित्र के घर पहुंचकर सेठ की पुत्री बरामद की। सैनिकों, राजकुमार के इन मित्रों को गिरफ्तार कर लो। और फिर दूसरे दिन महाराज ने बड़े दरबार में उसके साथियों और सेठ की लड़की का अपहरण करने वाले देश निकाले की सजा दे दी। और शायद इसलिए आज आकेट गए महाराज को राजकुमार और उसके साथियों मारना चाहते थे। वाकई राजकुमार बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के थे। हाँ, उसके जीते जी तो महाराज दुखी थे। और यह घटना घटने बेचारे महाराज। और महाराज महल में पहुंचे। सेनापति जब यह बात मंत्री मन यह बात मंत्री बताई तो वह पुनः हैरान हुए बिना न रह सके। ओह, महाराज को इस दिशा में पहुंचाने का जिम्मेवारी इनका अपना खून है। हाँ, लेकिन महामंत्री जी, राजवैद्य जी क्या कहते हैं? जी, यही कि महाराज को किसी बात का गहरा सदमा लगा है। न केवल बोलने की शक्ति खो बैठे हैं, बल्कि सारे अंगों का भी काम करना बंद कर दिया है। यानी अब एक प्रकार लकवे मारा गया है। ओह बेचारे महाराज! लेकिन इसका कोई उपचार तो होगा राज वैद्य जी? हाँ, उपचार है, राज वैद्य जी ने बताया, लेकिन असंभव सा है। लेकिन उसे अनुसार महाराज का उपचार एक ऐसी जड़ी बूटी चाहिए जो 7 समुद्र पार विदित नगरी के नामक नगर में राज्य नगर में उत्तान में स्थित सुनहरी पहाड़ी पर्वत पर पाई जाती है। तो क्या हुआ? सुनहरी पहाड़ी पर राजवैद्य की बताई जड़ी बूटी मंगवाने में आप क्या कठिनाई है? साधारण स्थिति में पहाड़ी पर राजवैद्य की बताई जड़ी बूटी मंगवाने में कठिनाई समझ में नहीं आती, लेकिन राजवैद्य ने मुझे बताया कि सुनहरी पहाड़ी तक पहुंचने के लिए इंसान कदम कदम पर मौत का सामना करना पड़ता है। तो इस सोच में पड़ गया हूँ कि यह दुष्कर कार्य किसको सौंपूं। लेकिन सुनहरी पहाड़ी तक पहुंचने के वाले इंसान मौत के कदम कदम पर किस रूप में मिलेगी? राजवैद्य के अनुसार सुनहरी पहाड़ी पर पहुंचने से सबसे पहले इंसान को मौत की विदिशिया नगर के आतंक डाकू शेरा गिरोह का सामना करना पड़ेगा। डाकू शेरा, हाँ। उसके बाद एक गहरी घाटी है और घाटी में मौत के रूप में पाई जाती है 4 वाली हाथ वाली चुड़ैल। और वैद्य जी के अनुसार आज तक कोई भी मौत की घाटी से पहले दूसरा द्वार को नहीं तोड़ पाया। लेकिन किसी ने अगर उन दोनों द्वारों को तोड़ने में सफलता प्राप्त कर ली तो सुनहरी घाटी से ऐसे जहरीले जीव जंतु हैं जिनसे जान बचानी मुश्किल है। नहीं। ओह ओह, तो मंत्री जी, उस जड़ी बूटी के अलावा कोई और उपचार नहीं है जिससे महाराज स्वस्थ हो सके?
हम्म। तो क्या हम महाराज का जीवन भर इसी रोग में पलंग में लेटे हुए अपनी मौत की प्रतीक्षा करे रहे? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। राजवैद्य के बताई जड़ी बूटी लेने के लिए सुनहरी पहाड़ी पर जाऊंगा क्या? तुम जानते हो सुनहरी पहाड़ी पर जाने को तैयार हो? हाँ। हाँ, मैं अपने किसी अंजाम की परवाह किए बगैर सुनहरी पहाड़ी पर जाने के लिए तैयार हूँ। हाँ, मेरे यहाँ से रवाना होने के बाद आप मेरे घर में सूचना जरूर भिजवा देना कि मेरे मेरे लिए अधिक चिंता ना करें। ठीक है, तुम्हारी जैसी इच्छा। और उसी शाम गौतम एक जलियान पर विदित नगरी की ओर रवाना हो गया। जाने क्यों मुझे महाराज कुलदीप सिंह की यह हालत देखी नहीं गई। मैं अपने राजवैद्य को बताई हुई जड़ी बूटी लेकर ही लौटूंगा, अन्यथा नहीं लौटूंगा। और उसके रवाना होने के कुछ ही देर बाद महामंत्री के भेजे गए सैनिक ने जब सूचना गौतम के पिता हरिचंद्र को बताई, बुरी तरह चौंके। क्या गौतम महाराज के उपचार के लिए हरी जड़ी बूटी लेने विदिशा नगर गए हैं? जी हाँ। उपलाजवंती, यह क्या हो गया? मुझे जिसका डर था, कहीं पंडित राम सेवक की भविष्यवाणी सच न हो जाए। स्वामी, मेरे ख्याल से तो आप व्यर्थ में चिंता कर रहे हैं, क्योंकि गौतम जड़ी बूटी की तलाश में गया, ना कि गौतम की तलाश में। कुछ भी हो लाजवंती, मैं आज ही कल में जाने वाली जहाज से विदेश नगरी के लिए रवाना होऊंगा। मैं मैं भी आपके साथ चलूंगी, ठीक है? और अगले ही दिन संयोगवश नगरी के बंदरगाह पर माल वाहक जहाज बत्तीस नगरी के लिए रवाना के लिए खड़ा था। हरिचंद को प्रार्थना करने पर, ठीक है, आप दोनों हमारे साथ जलियानी में यात्रा कर सकते हैं। धन्यवाद भाई। और जब राजा और कई दिनों पर समुद्री यात्रा के बाद विदेश नगरी पहुंचा तो वहां के राजा दरबार में उन्हें कीर्तिनगर के महाराज का पत्र दिखाने के बाद, हूँ तो यह तुम हमसे मदद चाहिए निसंकोच को। महाराज, आप मुझे एक अच्छा सा घोड़ा और अपनी सेना के चुने हुए 10 सैनिक दे दें, डाकू शेरा के गिरोह से टक्कर ले सकूं। अवश्य। डाकू शेरा से आज तक हमने हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। उसे मारने में कामयाब हुए तो तुम्हें बहुत बहुत पुरस्कार देंगे। धन्यवाद महाराज। और गौतम उसी दिन चुने हुए 10 सैनिकों को उत्तर दिशा में चल पड़ा। और जब हरिदत्त और उसकी पत्नी विदित नगरी तारामंडल गांव में पहुंचे, उप यह क्या, किशन का मकान तो खंडर बना पड़ा है। पड़ोसियों से इस बारे में पूछताछ करनी होगी। और फिर भाई, यहाँ किशन दत्त रहता था। भाई किशन दत्त व उसकी पत्नी तो वर्षों पहले डाकू शेरान के हाथों मारे गए हैं। और उसके एक लड़का गोविंद था। हाँ भैया, उसका एक लड़का, वह आज से 10 साल पहले डाकू गोविंद नाम से जाना जाता है। डाकू? हाँ। उस ग्रामीणों ने हरिदत्त को पूरी कहानी बताई। पूरी बात कहानी सुनकर, ओ इसका मतलब पंडित राम सेवक की भविष्यवाणी से अनुसार मेरा छोटा बेटा डाकू गोविंदा डाकू बन गया है। हे भगवान, अब क्या? यह तो मैं क्या सुन रही हूँ भाई? और क्या तुम जानते हो डाकू गोविंद का गिरोह कहाँ रहता है? उसका अड्डा तो उत्तर दिशा में कहीं है। लेकिन तुम क्यों पूछ रहे हो? ऐसे ही। अच्छा भाई, अब हम चलते हैं। और उसने अपने साथी गौतम अपने साथियों को घने जंगल पार चला दिया। और तभी तभी डाकू का शेरा का दल उसे चारों ओर से घेर लिया। साथियों, टूट पड़ो इन पर, सैनिकों मुकाबला करो। और फिर खचाक खचाक, और दोनों के बीच में जोरदार मुकाबला हुआ। काफी देर मुकाबला चलने के बाद डाक गौ, गौतम डाकू और शेरा को छोड़कर गौतम के साथ आए सारे सैनिक व शेरा डाकू के सारे सदस्य मारे गए। अब मैं इसे मजा चखाता हूँ। और फिर रामजादे, तूने गोविंद बाबा को मारा, मैं तेरी बोटी बोटी काट दूंगा। ओह, तो तू है गोविंदा? ओले, आह, आह माँ, बापू, यहाँ कैसे? उफ, यह तूने क्या अनर्थ कर दिया? गौतम अपने ही हाथों अपने भाई की हत्या कर डाली। बापू, यह माँ क्या कह रही हो? यह भला डाकू मेरा भाई कैसे हो सकता है? मौत, गौ
गौतम, माँ ठीक कह रही है, गोविंद तेरा सगा भाई था, गोविंद मेरे लाल, सुबक सुबक सुबक। और हरिदत्त पूरी बात विस्तार से जानने के बाद, हे भगवान, यह मुझसे क्या नाटक हो गया, अपने भाई को मार डाला। दुखी मत हो गौतम, यही होनी थी, भला कौन कैसे टाली जा सकती है। फिर वो गौतम के गोविंदा के शरीर का अंतिम संस्कार किया और अपने पिता को वापस नगर जाने की कहकर अब चलकर चारों हाथ वाले चुल्हे से निमटा जाए। हे भगवान, मेरे बेटे की रक्षा करना। और कुछ आगे बढ़ने के बाद गहरी घाटी दिखाई दी। अपने घोड़े को एक और बांधा और घाटी में उतर गया। जल्द ही उसका सामना चार हाथ वाली चुड़ैल से हो गया। ही आज वर्षों बाद मुझे मानव का नरम नरम मांस खाने को मिलेगा। दुष्टा, इससे पहले तू मेरा मांस खाए, मैं तेरी गर्दन उड़ा दूंगा। और चुड़ैल आगे बढ़ी। अरे यह क्या, इसके तलवार का वार इस पर असर नहीं हुआ। और हा, चुड़ैल ने गौतम को हथेली में उठा लिया। अब क्या करूं। और अगले ही पल गौतम ने मन में कुछ निर्णय लिया। कचाक कचाक, चुड़ैल गौतम को झटक दिया और गौतम ने के लिए इस पहले ही तैयार था। उसने उछलकर एक हाथ चुड़ैल के सींग को पकड़ लिया और फिर गौतम ने छलांग लगा दी। उप, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। चुड़ैल अंधी होकर चुड़ैल पागलों की तरह आटासा करती हुई भाग खड़ी हुई। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। अब मुझे से खत्म कोई खतरा नहीं है। और फिर घाटी के अंदर, घाटी के अंत में एक सुनहरी घाटी दिखाई दी। उप, यह सुनहरी, ओह, तो यह है सुनहरी पहाड़ी। पहाड़ी पर चढ़ने से गौतम ने जगह जगह विषैले जंतु दिखाई दिए, जिनमें नजर आए, जिसे मारता काटता आगे बढ़ता रहा। फिर उसने पहाड़ी पर पहुंचकर राजवैद्य की बताई जड़ी बूटी तोड़ी। यही वह बूटी है जिसे राजवैद्य ने बताया था। और फिर वह वापस लौटकर वापस नगर की सराय में अपने माता पिता के साथ लिया और राजा के उत्तम सिंह के दरबार में पहुंचा। सारी बात जानकर, यह लो डाकू शेरा, उसके गिरोह को समाप्त करने का पुरस्कार। धन्यवाद महाराज, वाकई इस युवक ने कमाल कर दिया। और जब कुछ दिनों बाद जब वह कीर्तिनगर पहुंचे, माँ, पिताजी आप घर जाइए, मुझे जड़ी बूटी महल पहुंचानी है। ठीक है, जल्दी ही घर लौटने की कोशिश करना। और फिर जड़ी बूटी लेकर राजमहल में राजवैद्य के अर्क मिलाकर चम्मच से राजा कुलविंदर को सिंह को पिलाया। अगले ही पल, आह, बोलने की शक्ति तो वापस लौट आई। और कुछ दिनों बाद राजा स्वस्थ होकर बिस्तर बैठ गए। उप, यह क्या हो गया था। और तब राजा ने पूरी बात बताई। पूरी बात सुनकर राजा ने गौतम को सीने से लगा लिया। ईश्वर तुम जैसे नेक औलाद हर माँ बाप को दे। और इस तरह राजा स्वस्थ होने के बाद उसका मन राजकाज में नहीं लगा। ये आता एक दिन कीर्तिनगर का राजा गौतम को राज तिलक कर दिया। वाकई पंडित राम सेवक द्वारा की गई भविष्यवाणी सच निकली। उसने अपने किए की माफ़ी जरूर मांगूंगा। और महाराज गौतम की जय हो, जय हो। और राजा के रूप में मेरा गौतम कितना अच्छा लग रहा है। गौतम को राज तिलक करने के बाद राजा कुलदीप तीर्थ यात्रा पर चले गए। समाप्त दोस्तों।